इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 30 MCQ है और जो कि ये वर्मा का जो अभी लेटेस्ट आया है मॉडल पेपर 2025 में, वो वाला है। और टोटल इस बार आपका 30 MCQ रहेगा, जिसमें से आपको टोटल करना है। और सब जो है, एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स मतलब कैरी करेगा। और पहला सेक्शन में जो है आपका MCQ ही है। टोटल इसमें 52 क्वेश्चन है, 4 सेक्शन मिला करके। इसमें से पहला सेक्शन आपका MCQ का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं और इसमें आपका मार्क्स कटना नहीं चाहिए बस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 आर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 और इक्वल टू में हम लोग जीरो ले लेंगे। उसके बाद ये जो 27 देख रहे हैं माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ जो स्क्वायर देख रहे हैं ये रूट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3। और जब रूट निकालेंगे, जैसे 9 है और यहाँ पे √3 है, तो इसका 3 निकल गया और यहाँ पे √3 हो गया। लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव। तो देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग सेट में या फिर बुक में प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे, इस तरह का दो ठो एक्सिस दिया हुआ रहता है। ये होता है एक्स और ये होता है वाई। नीचे वाई डैश, इधर हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, और ऐसे दिया हुआ रहता है। तो एक्स एक्सिस को ये जितना बार कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो 3 पॉइंट में कट किया, यानी इसका जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। बोला गया है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन देयर बी बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, ये पूछा गया था। इसका डायरेक्ट आप आंसर, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं, मान के चलिए 1/2 और 1/3, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे? तो करना क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का, तो 6 होगा। 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी किए, ठीक है। तो ये कट गया 3 और ये कटा 2, यानी एक तरह से देख सकते हैं 2 और 3 ये भी एक रेशनल नंबर ही है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है, या होता ही है। हो सकता है नहीं बोलेंगे, होता ही है। जैसे कि बीच में पता करना होता है तो दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये हो गया। एक तरीका और है, जैसे कि बोले थे 1/2 है और 1/3 है, तो क्या करते हैं, नीचे सेम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह इधर जो है, यहाँ पे 2 से और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ आया 3/6 और यहाँ पे आ गया आपका 2/6, ठीक है। अब देखिए, इसको और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाएगा कि बताइए 3 ठो निकाल करके, ये दोनों का बीच में, यानी ये जो रेशनल नंबर हम लोग लिखे हैं,
इसके बीच में 3 रैशनल नंबर बताइए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 12 और यहाँ आ गया आपका 24 और यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 आ गया और यहाँ पे आ गया 24। तो देखिए ये 8 है और ये 12 है, तो 8 के बाद 9 आएगा, एक ये होगा, फिर 10 आएगा और फिर 11/24 होगा। इस तरह करके बहुत सारा फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है कंसेक्यूटिव। इसका जो मतलब होता है लगातार होता है, यानी बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका एचसीएफ क्या होगा। तो कोई भी नंबर लेंगे जो कि लगातार होगा। ठीक है, जैसे कि हम ले लिए 5, उसके बाद 6, तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो जब 1 होगा तो एचसीएफ भी तो इसमें बोला गया है इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है आपका, है ना, वो देख के चलिएगा कि क्या बोला है। तो इवन नंबर का बात बोल रहा है, कंसेक्यूटिव हो लेकिन इवन हो। ठीक है, यानी मान के चलिए अगर 6 लिए तो उसके बाद होगा 8, अगर लेते हैं 8 तो उसके बाद होगा 10। तो एचसीएफ बताना है तो देखेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये जो है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा दोनों में, इसलिए एचसीएफ भी क्या होगा, 2 होगा। कि ऐसे देखा जाए तो 1 भी होगा इसमें और 2 भी होगा कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट लिया जाता है एचसीएफ में क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा, तो जो कि आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल टू लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल्स x y। तो जब हम लोग ग्राफ सॉल्व कर रहे थे तो उसमें देखे होंगे कि एक इक्वेशन दिया रहता है, मतलब 2 इक्वेशन रहता है, तो हम लोग फिल करते हैं। एक इक्वेशन होता है एक लाइन के लिए, दूसरा इक्वेशन दूसरे लाइन के लिए, जो कि ड्रॉ करना पड़ता है ग्राफ पेपर पर। तो ऐसा जब सॉल्व करते थे इस तरह करके भरते थे, इसी x हो गया ये y हो गया, तो एक इक्वेशन चलता था। मान के चलिए ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे लिख लेते थे। अब जो है जब y का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकलता है, जैसे y का वैल्यू हम रख दिए 5। ठीक है, तो यहाँ 5 रखे तो x कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह जब हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 3 तो x का वैल्यू आएगा 2। तो इससे बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि और भी बहुत सारा ले सकते हैं। और जब ग्राफ पे खींचेंगे तो सब जो भी पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो एक ही लाइन पे आएगा, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जब इक्वेशन दिया रहेगा और उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो वहां पे वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो वहां पे इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जो होता है, जैसे कि ये, जब ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहा है यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऐसा स्थिति आएगा तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट,
यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइन में ऐसा होता है। बाकी एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और एक होता है जो लाइन के ऊपर लाइन होता है, ठीक है। चलिए, जो लाइन के ऊपर लाइन होता है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीन तरह का लाइन होता है, एक होता है पैरेलल, ठीक है, और दूसरा होगा आपका इंटरसेक्टिंग, और तीसरा होगा कोइंसिडेंट लाइन। तो जिसका सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे आपका कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, जो कि पैरेलल लाइन को होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, दिया हुआ है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसका रूट क्या होगा। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखेंगे कि जीरो आ रहा है, वही आंसर होगा, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है -3x+2। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जब हम लोग चेक करते हैं अगर जीरो रखें, ठीक है, तो यहाँ जीरो का स्क्वायर -3x+2 इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यहाँ तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी जीरो हो गया। तो आ कितना रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। जब -1 लगाते हैं तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और प्लस में 2 कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे प्लस में 3 हो गया +2, तो 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरह जब सी को पुट करते हैं, यानी 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2 +2 कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस में 2, ये दोनों ऐड कर दिए तो 6 हो गया, 6 में से 6 जाएगा तो जीरो, तो ये आंसर होगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा उपाय आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा में क्या करना है, तरीका देख लीजिए। जैसे सिंपल मेथड से जो सॉल्व करते हैं उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² -3x+2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बीच वाला को स्प्लिट करना होता है इसका यूज करके। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 और 1 को यूज करके हम लोग 3 ला सकते हैं, लेकिन -3 लाना है, इसलिए -2 और -1 इक्वल टू -3 होगा। तो यह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x² और -2x और -x और +2 इक्वल टू जीरो। कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आया, तो यहाँ x बचा, यहाँ पे -2 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी -1 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से x होगा और यहाँ पे -2 होगा इक्वल टू जीरो। अब क्या है कि जो दो बार लिखा है उसको एक बार लिखना होता है, और एक नया फॉर्म हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1। तो दोनों ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, एक ही जो आंसर होगा वही दिया रहेगा, या फिर देगा तो लिख देगा बोथ। तो ऐसा तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है। बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज, मतलब दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि और डिफरेंस कितना का होता है, तो जैसे 5 और 7 है, दोनों ऑड है, और कंसेक्यूटिव बोला है यानी लगातार होता है इसका मतलब, तो डिफरेंस कितना का, 2 का। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं 11 और 13, तो यहाँ भी कितना का, 2 का। तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको x मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, x+2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है दोनों में। तो उसी तरह एक का स्क्वायर किए, फिर दूसरा जो है इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 290। तो यहाँ पे x² हो गया प्लस x² और +4 और प्लस में 2, और उधर से भी है, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू 290। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x² हो गया, प्लस में 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 290। 4 को उधर ले जाइए और माइनस कर दीजिए, यानी 2x² और प्लस में 4x, और यहाँ 290 माइनस 4, तो बच क्या रहा 2x² प्लस 4x, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 286 आएगा, और 2 से कट रहा है, सबको छोटा कर दिया काट के, तो x² और प्लस में 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 1,
4 3। अब क्या करेंगे, जब 1 4 3 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो आपको 11 इंटू 13 मिलेगा, और ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। ठीक है, यो इसको यानी सॉल्व करेंगे ऐसे करके। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसको तोड़ के ये बनाना होता है, यानी क्या लिख सकते हैं, 13x माइनस में 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकाले तो x निकला, तो x बचा, यहाँ 13 बचेगा माइनस 11, और यहाँ पे x माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिए हैं। ठीक है, तो 13 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, यानी x प्लस 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है एक x का वैल्यू आएगा -13, तो यहाँ पे आ गया -13, और इधर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग माइनस में ना लेकर के प्लस में लेंगे, तो आंसर क्या होगा 11 और 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोला गया हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एपी, मतलब कौन सा एपी में है। तो एपी का रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, जैसे डी अगर निकालना है तो दूसरा टर्म को, दूसरा टर्म में पहला टर्म माइनस करेंगे, इसी तरह तीसरा टर्म में दूसरा टर्म माइनस करना पड़ेगा, इसी तरह चौथा टर्म में तीसरा टर्म माइनस करना पड़ेगा। तो जो आंसर दिया है अगर उसको जैसे पुट करेंगे, देखिए जैसे कि दिया है -6, इसमें माइनस करना है -10, तो होगा क्या, तो सॉल्व कीजिएगा तो -6 और +10 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह जब हम लोग -2 में -6 करेंगे तो क्या आएगा, -2 और प्लस में 6, यानी यहाँ भी 4 आया। फिर 2 में -2 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, सेम आ गया। तो जिसमें ऐसा होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है आपको 18th टर्म बताना है, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला 1 है, दूसरा 4 है, फिर 7, फिर 10, इस तरह करके चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है 18th टर्म क्या होगा। ए का वैल्यू 1, डी निकालेंगे तो 4 - 1 इक्वल टू 3, और एन का वैल्यू 18 है, और ए एन का वैल्यू जो है आपका निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, और यहाँ पे जो है यानी ये लिख दिए, और पहला टर्म जो है 1 है, प्लस एन का वैल्यू 18 -1, और इंटू में डी यानी 3। तो होगा क्या 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 51 इक्वल टू 52। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 16:9। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। सिमिलर में होता है क्या है कि दोनों देखने में सेम लगेगा आपको। ठीक है, तो दोनों देखने में सेम लगेगा, तो पूछा जाएगा कि इसमें दिया क्या है, तो इसको मानते हैं ए बी सी, और इसको पी क्यू आर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है,
तो जब भी ऐसा होगा और सिमिलर ट्रायंगल होगा तो जो साइड है सेम साइड लेंगे, जो कि एक दूसरे का दोनों का रेशियो सेम होगा। मान के चलिए ये लेते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे बस। तो एरिया का भी रेशियो यही होगा। तो यहाँ पे आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी 16/9। आपसे पूछा है साइड का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से रूट चढ़ेगा इस पे, यानी ए बी इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, तो रूट चढ़ा देंगे इसको। तो 16/9 क्या निकलेगा, तो यहाँ से 4, यहाँ से 3, तो साइड का जो रेशियो हो गया 4:3 हो गया, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ द rhombus आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी। तो एक रोम्बस है, देख लीजिए, ये रोम्बस है, और रोम्बस का जो है आपका चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक डायगोनल ये है और दूसरा ये है। ठीक है, और इसमें पता होना चाहिए कि ये जो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे करता है, या 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये 4 होगा, इधर भी 4 होगा। इसी तरह ये 3 इधर और 3 इधर। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला चीज निकाल लेना है। तो बस ये है आपका 3 और ये है 4। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो h इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर ले लीजिए और 3 का स्क्वायर ले लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे 9, दोनों ऐड करेंगे तो 25 होगा। क्या निकलेगा, तो 5 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, इसका जो साइड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में सिर्फ डिफाइन बताया गया है, आपको ऐसे आंसर करना है। बोला गया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस कॉल्ड। जब देखे थे उधर एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वही पूछा गया था। इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग यहाँ 0 पॉइंट करते हैं, उसका कोडिंग करते हैं। उसके बाद इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, 1 2 करके ऊपर जाते हैं तो वो भी पॉजिटिव होता है। ये वाला पॉइंट ही पूछा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। बस यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला गया है देयर आर 5 यूनिट पेयर्स फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड अ पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस और इधर से हो गया ये एक्स एक्सिस। चलिए यूनिट खींच लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये y है, ये x है, और ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया ओरिजिन के पास में। अब देखिए बोला गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, कि देयर आर 5 यूनिट्स पेयर्स फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से आपका 5 यूनिट दूर, मतलब यहाँ पर ये वाला। ठीक है, जिसको बोला गया है P।
ठीक है, जो कि किस पे लाई कर रहा है, आपका एक्स एक्सिस पे। तो कोडिंग क्या हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं वाई। तो एक्स का क्या है, 5 है, और वाई का क्या हो जाएगा, 0। बस यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको पूछा है कॉसेक ए का, दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए, और इसी का अपोजिट में हम लोग लिखते हैं कॉसेक। तो होता क्या है, पलट जाता है। जैसे कि ये हो गया इसका p और नीचे हो गया h, तो इसका होता है h/p। तो ये जो वैल्यू दिया है वो भी पलट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया सेक ए प्लस 10a अपॉन में, ये अपॉन नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो करना क्या है, देखिए ये जो सेक है, सेक ए लिखा हुआ है, उसको लिख सकते हैं कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। क्योंकि 10a का जो एक रिलेशन है साइन के साथ में, तो साइन अपॉन कॉस होता है, इसको यूज करेंगे। और इधर हो गया 1 माइनस साइन ए, इधर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका कॉस ए, बाकी 1 प्लस साइन ए, और इधर आपके पास है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगा देना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया कॉस ए। अब देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो होता है यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। ये वाला लगा देना है, यानी इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि होता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर 1 को साइन को उधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करके लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, इससे ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा कॉस ए। चलिए 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपका 10a इक्वल टू √3 दिया हुआ। आपको बताना है a इक्वल टू क्या होगा। तो 10a, ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 को कैंसिल किए तो a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी पे काम करता है। मान के चलिए सन यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका जो हाइट है, ये ग्राउंड से ये, और शैडो का, ये पिलर का जो हाइट है, और ये शैडो का, दोनों का हाइट बोला गया है सेम है, ठीक है। यानी ये ए है तो ये भी ए है। तो कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये बताना है आपको।
ठीक है, तो रिलेशन क्या बन रहा है इधर से इधर का, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में बी। अब दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, यानी यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, कट किए तो कितना है 1, और टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो थीटा का वैल्यू क्या है 45। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो ऐसे तो जब एक सर्कल का बात करेंगे तो वो 360 का होता है, और जब इसको आधा करते हैं तो वो ये वाला पार्ट जो है आपका होता है 180 का। लेकिन यहाँ पूछा है यहाँ से जो एंगल फॉर्म करेंगे, जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का, यही पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट लाइन विल बी। तो देखिए दो सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा, यानी सेंटर ओ हो गया, एक सर्कल और है, ठीक है, और इसका भी रेडियस ये रहा। तो मान के चलिए ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये जो सेंटर है दोनों का, उसका डिस्टेंस और दोनों का जो रेडियस का सम है वो दोनों सेम है, यानी कितना है, ये है, ठीक है। जब सेम है तो आपसे पूछा गया कितना टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। तो पहला टेंजेंट, पहला टेंजेंट ये होगा, दूसरा यहाँ से होगा, और तीसरा यहाँ से होगा, तीन ही खींच सकते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें बोला गया है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि जो भी सर्कल होता है, ठीक है, तो इसका सेंटर से जितना डिस्टेंस पर ये वाला कोड है, ठीक है, और एक कोड और लेते हैं इसका नीचे, तो अगर ये जो यहाँ से जितना दूरी पर ये टेंजेंट है और ये भी उतना ही है, ठीक है, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, और दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दोनों कोड जो है इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, दोनों का लेंथ भी इक्वल होगा, यानी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बोला गया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज, दो स्फीयर है और उसके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज के लिए। तो पहले रेडियस चाहिए, तो चलिए वॉल्यूम लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और दिया हुआ है 8/27। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग
क्या कर सकते हैं कि रूट क्यूब रूट डाल सकते हैं। इसका 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। रेडियस का रेशियो आपको पता चल गया। अब बोला है बताइए कि उसका जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो क्या होगा। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू आपको पता है, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ भी और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो आंसर हो जाएगा 4:9। तो यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि वहाँ जो रेशियो दिया हुआ है वो उसका रेडियस का रेशियो है। ठीक है, अब पूछा है सरफेस एरिया का, तो आंसर इसका होगा डी वाला, यानी 4:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें बोला गया द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का। तो इसमें टोटल बोलिए या कर्व बोलिए, दोनों सेम ही होता है, यानी होता है क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे दिया है 144 पाई। आपको रेडियस पूछा है, तो पाई से पाई कटा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, ठीक है, और फिर 6 टाइम में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36। तो रूट चढ़ेगा इस पर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि आंसर है इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो पूछा गया है। तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, दो कंडीशन हो गया, तो नीचे 2 लिखेंगे। और पूछा गया क्या, तो हेड का, तो हेड तो एक ही बार आएगा, बस आंसर हो जाएगा 1/2। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। मान के चलिए कोई 5 इवेंट है और पांचों इवेंट होना ही है। ठीक है, तो 5/5 करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो श्योर इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसको याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया इफ अ डाइस इज टॉस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स। तो देखिए एक डाइस में कौन कौन सा नंबर होता है, तो 1 से लेकर के 6 तक होता है। तो इसमें इवन नंबर दिख रहा है ये 2 3। ठीक है, टोटल इवेंट कितना हो गया 6। इसमें से इवन नंबर कितना है, तो 3 है। तो इवन नंबर आने का चांस कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। इसमें बोला गया है इफ x+2 3x एंड 4x+1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी में है, बोला गया है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर डी निकालना है तो a2 माइनस a1 इक्वल हो जाएगा a3 माइनस a2 के, तो यानी दोनों इक्वल होगा। तो a2 माइनस a1 इक्वल हो जाएगा a3 माइनस a2 के। बस यहाँ पे देखिए a2 में क्या है, 3x है, इसमें माइनस करना है आपको x+2, और a3 में क्या है 4x+1, और a2 में हो गया आपका 3x, तो -3x। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो 3x माइनस एक्स -2 मल्टीप्लाई हो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक बार x बच जाएगा।
ठीक है, और इधर क्या होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा और -2 इक्वल टू x प्लस 1। वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड, तो 1 प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 3 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखिए बोला गया है द मीन ऑफ 6 8 9 x एंड 13 इज 10। मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन आपका दे दिया है 10 और टोटल नंबर भी दिया है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, तो टोटल कितना है, टोटल 5 है। अब मीन दे दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, इधर सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो कितना जाएगा, तो देखिए ये दोनों ऐड करेंगे तो 17 और 6, या फिर 17 को इसमें ऐड करेंगे 13 17 में, तो हो जाएगा आपका 30 और यहाँ 6 36 हो गया और प्लस में x हो गया, ये 5 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 50 हो गया, 36 को इधर लाए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 और 1 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला गया मोड, तो मोड में क्या चेक करना होता है, तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर टोटल आप देखने लगिएगा। तो जब पहला ऑप्शन में 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 1 है, तो 2 देखते हैं, तो 2 कितना टाइम है, तो 1 2 3 3 टाइम है, ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 कितना टाइम है, तो 3 1 टाइम ही है। उसके बाद 6 कितना टाइम है, तो ये भी 1 है, और 1 कितना टाइम है, तो ये भी 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मीडियन पूछा है। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे छोटा हो गया 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और 15, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल है कितना, क्योंकि मिडिल टर्म चाहिए हम लोग को, टोटल 7 है, तो बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, तो आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 आता है तो क्या करेंगे, जैसे कि एक और संख्या रहता है और बीच में 2 ठो आता है, तो ये दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते, तो आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे 7 ही है, तो मिडिल टर्म आपको मिल जाएगा।